कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, पहला लेक्चर हो गया था। तो अब ये लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेक्चर नंबर 2। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़े एक जनरल आइडिया, सॉल्ट किसे कहते हैं, एडिशन सॉल्ट क्या है ना, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम लोग उसमें समझे। अब यहाँ क्या है, यहाँ से हम लोग अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लेकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं, जैसे एक होता है लीविस एसिड, ठीक है, लीविस एसिड और लीविस बेस, ये लीविस बेस ये मिलकर क्या बनाता है, ये लीविस एसिड और लीविस बेस मिलकर एडक्ट जो कंपाउंड बनाता है उसको क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं, एडक्ट कहा जाता है। जैसे लीविस एसिड हो गया क्या, यहाँ पर इसको बराबर का चिन्ह दीजिए, ये क्यों अभी स्पष्ट होगा। जैसे लीविस एसिड में हम लोग ले लिए BF3, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, लुईस बेस पे ले लिए NH3, इसके पास लोन पेयर है ना, तो अपना लोन पेयर को ये B को देगा और देने के बाद यहाँ बनाएगा क्या कि BF3 इधर हो जाएगा F3 और ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3, तो ये एडक्ट कहलाएगा, ठीक है, ये एडक्ट। अब इसी जगह हम लोग अगर लीविस एसिड में BF3 नहीं लेकर ट्रांजिशन मेटल आयन लें या ट्रांजिशन मेटल ले लें, ठीक है, कि कोई मेटल ले लें उस पर +N+ चार्ज है, ये हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल समझते हैं ना, है ना, ट्रांजिशन मेटल आयन जो D ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन को लेते हैं और वहाँ कोई एक लुईस बेस लिगैंड, इसके पास क्या है, लोन पेयर है और इस पर कुछ भी चार्ज होगा, है ना, ये माइनस, मान लीजिए यहाँ पर माइनस या इस जगह N- चार्ज है, ठीक है, N- या ऐसा मान लीजिए इस जगह X+ चार्ज है और यहाँ पर Y- चार्ज, कोई जरूरी नहीं कि दोनों जगह बराबर हो, ठीक है, और या इसको हम लोग AB मान लेते हैं, AB, ठीक है, और इसका X पार्ट है, ये मिल करके क्या बनाया, MLX बना दिया और इस पर एक चार्ज आ गया क्या, P, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होगा यहाँ पर मेटल के साथ लिगैंड जुटा, ये लोन पेयर इसको देगा। तो जब लीविस एसिड के रूप में ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन हो और लीविस बेस में कोई भी हो सकता है ये हो, और तब दोनों मिलकर जो एडक्ट बनाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो complex compound is basically what? Complex compound is basically an adduct
formed by the combination of Lewis base and Lewis acid, where Lewis acid is necessarily a transition metal atom or ion. कह सकते हैं ना कि किसी भी लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलकर बना एक एडक्ट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें लुईस एसिड के रूप में कौन होना चाहिए? ट्रांजिशन मेटल का आयन या एटम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10 complex compound is defined as an adduct formed by the combination of a Lewis acid and Lewis base in a specific ratio, ये भी होना चाहिए ना, in a specific ratio where Lewis acid is a transition metal ion और मेटल ये आयन या एटम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या हुआ? द सॉल्ट में तो कैटायन और एनायन दोनों होगा। द सॉल्ट विच गिव्स एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट वन complex ion, at least one complex ion on dissolving in water. Is called complex salt। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन, अब यहां पर एक टर्म आ गया क्या? कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाद कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है एक ऐसा आयन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन ये ऐसा आयन है जिसमें एक मेटल एटम
या आयन कई न्यूट्रल स्पेसीज के द्वारा, न्यूट्रल या एनायनिक या कैटायनिक स्पेसीज के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द आयन in which a central या in which a, सीधा सेंट्रल लिखने की जरूरत है, a metal atom और ion remains surrounded by two or more neutral or anionic और कैटायनिक species is called complex ion। ये जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? MLX और यहाँ पर P जो होता है, यहाँ पर P क्या है? P चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यही ना हुआ, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये जो चार्ज होगा, ये कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव, या जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं चार्ज को? जैसे मेटल पर कितना चार्ज लिया गया था, ये जो बन रहा था तो ऐसे लिए थे ना कि A प्लस था ना, A प्लस और इधर क्या था? X और L और यह B माइनस, ये मिलके बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो P का वैल्यू होगा कितना? टोटल सबका चार्ज का सम, यानी कि A हो जाएगा, है ना, A और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? BX, ये ना होगा, A माइनस BX, ये यहाँ पर ये जोड़ करके ये P के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर जीरो आता है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर वो जीरो हो जाएगा न्यूट्रल, यानी कि यहाँ P इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? कैटायनिक, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखेंगे, और ये P इज इक्वल टू जीरो। और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? P ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये एक हो जाएगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा नेगेटिव, ये P इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा तो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, अगर जीरो होगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से,
हम लोग अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे हम लोग लिए CONH3 होल 3 और Cl3, ये बना। यहाँ क्या है, ये कैसे बना होगा, इस जगह ये जो बना होगा इस तरह से लिख सकते हैं कोबाल्ट 3+, और यहाँ इस जगह ये बना होगा किस तरह से, कोबाल्ट का +3 चार्ज। ये जो कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3, क्लोरीन का -1, अमोनिया का तो 0, तो सबको जोड़ के देखिएगा तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो P0 ये हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से एक होता है PTNH3 होल 2 और Cl2, ये सिस्प्लेटिन कहलाता है, कैंसर में मेडिसिन के रूप में यूज होता है। ये +2 स्टेट में और ये -1, यहाँ भी नेट चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, CONH3 और होल यहाँ पर 6 ले लिए, तो अब इस पर क्या हो जाएगा, 3+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, ये 0, तो नेट क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं AgNH3 होल 2 और Ag का +1 होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर नेगेटिव चार्ज आए तो उसको क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे हम लोग ले लेते हैं ये FeCN और होल 6, और इस पे हम लोग 4-, क्योंकि Fe का यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cn का तो -1 होता है, तो 6-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए A के जगह कितना लिखेगा, 2 लिखेगा ना, और B के जगह क्या लिखेंगे, -1, और X कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 - 1 होगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ऐसे 6। यहाँ पर ये जो B होगा, इस जगह जो लिखते हैं B-, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -B और तब X, ऐसे वही हुआ। तो इस तरह से ये हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स 3 तरह का, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना है, 0 है तो न्यूट्रल, अगर पॉजिटिव चार्ज है, 1 भी प्लस हो या 2 हो 3 हो कितना भी, तो वो पॉजिटिव कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, है ना। उसी तरह जैसे हम लोग लिखते हैं Ag और Cn होल 2, तो यहाँ पर एक ही माइनस होगा, तो 1-, चाहे 1- हो या 4- हो, वो होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। अब इसमें एक कंपोजिशन लेते हैं, ये कंपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कंपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन जो हम लोग लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स का 2 पार्ट होता है ना। ये कॉम्प्लेक्स का 2 पार्ट होता है। ये जो एक M, ये जो होता है ना M, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा इस जगह होता है जो चारों तरफ घेरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगैंड्स कहते हैं।
जो चारों तरफ घिरे हुए है ना, एल जो है वो लिगैंड हुआ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और क्या हो जाएगा, लिगैंड। सेंट्रल मेटल एटम या आयन ये क्या हो जाएगा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन ये जो होता है कि मेनली ए ट्रांजिशन, मेनली ए ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन होना चाहिए। ठीक है, ये जो होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन मेटल ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे कई रीजन है ना। एक तो रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसका जो साइज होता है ट्रांजिशन मेटल आयन का कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज होता है, चार्ज उस पे ज्यादा होता है ना, चार्ज ज्यादा है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। ये जो है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही जो पार्ट 7 में इस चीज की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का पार्ट 7 में ये चीज बताया गया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है। तो उसका कारण है स्मॉलर आयोनिक रेडियस है ना, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसका ग्रेटर चार्ज ऑन द ट्रांजिशन मेटल आयन और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा तब ना ये जो लिगैंड उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो लोन पेयर है ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो रखेगा कहाँ, डी ऑर्बिटल में, इसलिए वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए। हालांकि मेन कारण हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही रखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का, एफ ब्लॉक। इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, एफ ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक और फिर पी ब्लॉक और सबसे कम एस ब्लॉक है ना। एस ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी नहीं होती, सबसे ज्यादा एफ, तब डी, तब पी और सबसे कम एस। लेकिन एफ ब्लॉक में एलिमेंट कम है, 28 एलिमेंट है और उस 28 में 14 तो रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए तो अलग स्टडी होता है, अलग ब्रांच ही है, इसलिए एफ ब्लॉक में 14 ही एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स वो बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन एलिमेंट कम है तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है। और डी ब्लॉक में तो एलिमेंट बहुत ज़्यादा है ना, वो 4 सीरीज है और हर सीरीज में 10-10 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गया। इस वजह से क्या हो जाएगा, और उसमें लास्ट सीरीज में कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, तो फिर भी लगभग 30 एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि डी ब्लॉक में सबसे डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि बनाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा एफ ब्लॉक का होता है। ठीक है, ये वह कि सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होना चाहिए, क्लियर हो गया, क्यों होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा, साइज छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा और वैकेंट डी ऑर्बिटल का उपलब्ध होना, ये 4 वजह है जिसके कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन
एक है जो मेनली ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन होता है, क्यों होता है ये बता दिए। और उसके बाद अब है लिगैंड। लिगैंड जो होता है वो सराउंडिंग स्पेसीज होता है। तो अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, लिगैंड्स के बारे में, ठीक है। लिगैंड्स, लिगैंड्स किसको कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम होगा उसको चारों तरफ से जो स्पेसिस घेरे रहता है उसको हम लोग लिगैंड कहते हैं। तो लिगैंड होता है द स्पेसीज दैट सराउंड्स the metal atom or ion in a complex. In a complex are called ligands. इसको हम लोग ligands कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं in a complex the metal atom or ion remains surrounded by several, या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं टू और मोर स्पेसीज। These species are called ligands। लिगैंड में क्या, लिगैंड हुआ क्या, जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें हम लोग कोई एक लेते हैं जैसे कोबाल्ट 3+, और इसको चारों तरफ से ऐसे मान लेते हैं अमोनिया इसको घेरे हुए है। अमोनिया ये इस तरह से अमोनिया चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, और इधर NH3, ये NH3, ये चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो घेर करके एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया, तो यहाँ पर ये इसको छोड़कर हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो स्पेसीज है, ये जो जो घिरे हुए चारों तरफ से, इसको ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, ये लिगैंड कहलाएगा। चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं इसी सब को हम लोग लिगैंड्स कहते हैं। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आयन हुआ, इस कॉम्प्लेक्स आयन को, कॉम्प्लेक्स आयन में एक मेटल एटम है या आयन है जिसको चारों तरफ से कुछ स्पेसीज घेरे हुए हैं। ये जो स्पेसीज है ये क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता है। और बीच में जो है ये क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो होगा ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम और आयन
ये कहलाएगा। और ये जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं सराउंडिंग स्पेसीज, इसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के लिए हम लोग यहाँ ऐसे कह सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, तो लिगेंड के बारे में तो सबसे पहला ये जरूरी चीज है कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ये याद होगा आप लोग को, पहले हमने बताया है ये इसमें हाइड्राइड में है ना, पी ब्लॉक के हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। रिच हाइड्राइड में क्या होता है कि एक लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम के पास, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। और क्या होता है, दे आर यूजुअली ये लिविस बेसेस, ये लिविस बेस होते हैं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये जो होगा ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ये क्या होता है, ये लिविस एसिड के तरह काम करता है। ये पहले बताए भी है। और इसमें जो ये लिगेंड्स जो होता है, लिगेंड जो चार तरफ से घेरे हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लिविस बेस की तरह होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और सेंट्रल मेटल एटम या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। ये जो लिगेंड्स जो होते हैं, ये इसको अब क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पढ़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन होगा, इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, इसका जो बेसिस है ये मतलब कई बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये चार्ज के हिसाब से। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ये डेंटिसिटी, ये डेंटिसिटी के आधार पर। फिर ये एक होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव, एक्टिव डोनर एटम्स, एक्टिव डोनर एटम्स। और एक जो होता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of nature of bond between, nature of bond between ligand, ligands and central metal आयन और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके साथ बॉन्ड कैसा बनाता है ना। ये चार बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम्स और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड CMI मीन्स सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड के नेचर के आधार पर हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगर लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई करें तो ये जो लिगेंड्स होते हैं इसमें तीन तरह के होंगे चार्ज के आधार पर। एक हो जाएगा नेगेटिव है ना, और दूसरा हो जाएगा न्यूट्रल और तीसरा
हो जाएगा इसमें पॉजिटिव, है ना। तो ये 3 तरह का चार्ज के हिसाब से ये 3 तरह के लिगैंड्स होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, इसमें ये जो होता है मेजॉरिटी ऑफ द लिगैंड्स ये नेगेटिव होता है, मेजॉरिटी ऑफ द लिगैंड्स ये कम्स इन दिस कैटेगरी। न्यूट्रल ये भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव जो होता है ये रेयर होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, इसलिए वो अच्छा लिगैंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये नेगेटिव लिगैंड्स, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो अब हम लोग यहाँ नेगेटिव लिगैंड्स के बारे में पहले लेते हैं। तो अब यहाँ केस ऑफ नेगेटिव लिगैंड्स, तो नेगेटिव लिगैंड्स में क्या होता है, जैसे ये नेगेटिव लिगैंड्स मेनली कहाँ से होते हैं, इसके सोर्स जो होते हैं, ये सोर्स नेगेटिव लिगैंड के ये एसिड्स होते हैं। नेगेटिव लिगैंड के सोर्स एसिड होते हैं, और ये एसिड 2 तरह का होता है। एक होगा हाइड्रा एसिड्स, जानते हैं इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और एक होता है यहाँ पर ये हाइड्रा, और एक होता है ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर इस जगह हाइड्रा एसिड्स, ये हाइड्रा एसिड्स जो है इससे अगर हम लोग H को निकालेंगे, H निकालने पर यहाँ जो बनेगा तो इसको हाइड्रा एनायन बनेंगे, हाइड्रा एनायंस ये, और यहाँ पर इस जगह एक होगा ये ऑक्सी एसिड्स, जो ऑक्सी एसिड्स होगा इससे H को हटाइएगा तो बनेगा ऑक्सी एनायंस, ऑक्सी एनायंस, हाइड्रो एसिड्स और ऑक्सी एनायंस ये होंगे। तो हाइड्रो एसिड जो होगा इसमें हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एनायंस, ये हाइड्रो एनायंस और ऑक्सी एनायंस, हाइड्रो एसिड से H हटाएंगे हाइड्रा एनायन, ऑक्सी एसिड से H हटाएंगे ऑक्सी एनायन, ये दोनों ही लिगैंड का काम करेगा। और इन दोनों में ही मेनली कंसेप्ट क्या है कि दोनों का नाम के अंतिम में जो आएगा ये ई जो आएगा लास्ट में, वो ई हटा करके ओ में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आइड है तो आइड हटेगा तो ये आइडो में कन्वर्ट होगा, है ना। और अगर आइट है तो किस में कन्वर्ट होगा, आइटो, आइटो में कन्वर्ट होगा। अगर एट है तो किस में कन्वर्ट होगा, एटो में। तो देखिए मेनली यहाँ पर क्या है, तो इस जगह देखिए लास्ट का ई है ना, यही हट के ओ हुआ है। तो ये बेसिक यही कंसेप्ट होता है कि लास्ट का ई हटा करके ओ हम लोग करेंगे। हालांकि इसमें ऑक्सीजन फैमिली में साइनाइड आइसोसाइनाइड में अभी भी हम लोग वहाँ पर सीधा आइड को हटा करके ये आइड को हटाकर कुछ जगह पे सीधा आइड को ही हटाकर ओ ले लेते हैं। ये विशेष करके ऑक्सीजन फैमिली के लिए, और पहले हैलोजन के लिए भी यूज किया जाता था, ओल्ड सिस्टम था, अब उसका नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन फैमिली के लिए विशेष करके ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ कुछ नेगेटिव लिगैंड्स और उसका नाम, और उसका नाम लिगैंड के रूप में क्या होगा वो हम लोग लिखते हैं, एक चार्ट बनाकर लिखते हैं। तो हम फिर वहाँ से लिख रहे हैं फ्रेश। अब जैसे F- है, ये सारे हाइड्रोएनायन, तो F- है, इसको क्या कहते हैं, फ्लोराइड। तो क्या लिखेंगे हम लोग,
फ्लोराइडो, ये क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो। जब लिगैंड के रूप में यूज करेंगे तो ये नाम लेना होगा। आयोडाइड से आयोडाइडो, सल्फाइड से सल्फाइडो, नाइट्राइड N3 माइनस, नाइट्राइड देखिए ये N, एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ये 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस अंतर है, तो इसको नाइट्राइड तो क्या कहेंगे नाइट्राइडो। और N3 माइनस एजाइड तो एजीडो, B3 बोराइड तो बोरीडो, बोराइडो। कार्बाइड तो क्या हो जाएगा कार्बाइडो। अगर फॉस्फाइड तो क्या हो जाएगा फॉस्फाइडो। एमाइड, एमाइडो। हाइड्राइड, हाइड्राइडो। इस तरह से इसका नाम होगा। अब ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्साइड तो इसको या तो हम लोग ऑक्सो, जैसे आइड को हटा के ही ऑक्सो, या हम लोग ऑक्सीडो भी लिख सकते हैं। पेरोक्साइड तो क्या हो जाएगा पेरोक्सो या पेरोक्सीडो, दोनों लिख सकते हैं। ये मतलब इसमें ओल्ड कन्वेंशन अभी भी यूज होता है। सुपर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्सो, या इसको हम लोग सुपर ऑक्सीडो ये कहेंगे। मरकैप्टेन SH ये स्पेशल है, मरकैप्टेन इसको हम लोग सीधा मरकैप्टो कह देते हैं। हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग हाइड्रोक्सो कहते हैं, हाइड्रोक्सीडो भी कह सकते हैं। और साइनाइड का साइनो कहा जाता है। यहाँ आइड हटा के, ये स्यूडो हैलाइड है, आइड हटा के ओ, साइनाइड का साइनो या साइनिडो भी लिख सकते हैं। आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो। और ये एल्केनाइड एल्केनाइडो, एल्केनाइडो। एल्कोक्साइड तो ऑक्सीजन है तो एल्कोक्सो या एल्कोक्सीडो। ये हम लोग इस तरह से ये हो जाएगा हाइड्रा एनायंस। ये हाइड्रो एसिड से जो एनायन है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर अगर हम लोग जैसे ये ले रहे हैं बेंजीन रिंग और इसमें O माइनस, तो इसको हम लोग फिनॉक्साइड कहते हैं। तो फिनॉक्साइड तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फिनॉक्सो। अगर लिगैंड के रूप में यूज होगा फिनॉक्सो या फिनॉक्सीडो। तो ये हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर कुछ हाइड्रो एनायंस, और ये इसका कॉमन नेम। और ये हो जाएगा जब हम लोग लिगैंड के रूप में नाम लेंगे तब ये हाइड्रा एनायंस हुआ। अब हम लोग लेते हैं ऑक्सी एनायन के बारे में। तो कुछ ऑक्सी एनायन है, तो उसका नेम और नेम एज लिगैंड ये आप जानते हैं, इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले ये लिख लिया नाम। अब एज लिगैंड क्या होगा, तो इसमें बताए थे लास्ट का ई हटकर ओ हो जाएगा, इसलिए सल्फाइड है तो क्या हो जाएगा सल्फाइटो। और सल्फेट है तो सल्फेटो। थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो। ठीक है। कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो। और नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। और NO2 माइनस का 2 होता है, O और N। अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसको हम लोग नाइट्राइट कहते हैं, और ये नाइट्राइटो। अगर नाइट्रोजन पे माइनस है और वो लोन पे डोनेट करता है उसको हम लोग नाइट्रो कह देते हैं। ये पर क्लोरेट तो क्या हो जाएगा पर क्लोरेट।
रेटो, क्लोरेट, क्लोरेटो, परक्लोरेटो, ये परक्लोरेट से परक्लोरेटो, क्लोरेट से क्लोरेटो, क्लोराइट तो क्या हो जाएगा क्लोराइटो, हाइपोक्लोराइट तो हाइपोक्लोराइटो हो जाएगा, फॉस्फेट तो क्या हो जाएगा फॉस्फेटो, साइनेट साइनेटो, इसमें ऑक्सीजन डोनर है यहाँ पे ऑक्सीजन और इस जगह नाइट्रोजन तो उसको आइसोसाइनेट तो क्या हो जाएगा आइसोसाइनेटो, फिर थायोसाइनेट तो क्या हो जाएगा सल्फर या डोनर तो ये थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेट या नाइट्रोजन डोनर है तो इसको हम लोग आइसोथायोसाइनेटो, और एसीटेट है तो एसीटेटो है ना, ऑक्जेलेट ऑक्जेलेटो, उसी तरह ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेटो है ना। इस तरह से जहाँ भी एट जैसे एसिटाइल एसीटोनेट तो एसिटाइल एसीटोनेटो, पायरूवेट पायरूवेटो है ना, उसी तरह फॉर्मेट फॉर्मेटो, जो एट है उसमें एटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा, ये ऑक्सी एनायंस, लेकिन सारे ऑक्सी एनायन नहीं है, ये कॉमनली यूज होता है एक कॉम्प्लेक्स में। तो ऑक्सी एनायन तो बहुत सारे होंगे लेकिन सबका वही कंसेप्ट है, लास्ट का ई हटाकर ओ लगा देना है। अब हम लोग आते हैं, ये नेगेटिव लिगैंड हो गया, अब हम लोग न्यूट्रल लिगैंड पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग लेते हैं ये न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड्स क्या होता है? न्यूट्रल लिगैंड्स में ये होते हैं दो तरह के। कुछ लिगैंड्स होते हैं कॉमन, जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 10 कॉम्प्लेक्स को देखेंगे उसमें 6-7 में दिख जाएगा, तो कॉमन। और कुछ लिगैंड्स होते हैं अनकॉमन। तो कॉमन और अनकॉमन, तो जो कॉमन लिगैंड्स होते हैं, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स। कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स, इसका नेम जो अपना कॉमन नेम जो होता है वो, और यहाँ नेम एज लिगैंड, नेम एज लिगैंड। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे क्या, ये कॉमन न्यूट्रल लिगैंड जैसे होता है H2O, अक्सर मिलेगा आपको अमोनिया, फिर मिलेगा CO, तो उसी तरह CS, NO, NS, ये सब कुछ कॉमन ये मिलेगा, अक्सर आपको मिलेगा। तो एक और है इसमें कॉमन में, जो हम लोग को ये कॉमन में हम लोग को मिलेगा, ये एक CH2 NH2 और CH2 NH2। इसको अनकॉमन में भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, कम मिलता है तो फिर भी हम लोग कॉमन में इतना को ही लेते हैं। तो H2O ये तो वाटर है, लेकिन लिगैंड के रूप में जब यूज होगा तो एक्वा होगा। NH3 ये तो अमोनिया है, अमोनिया, तो अमोनिया से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो होगा अमोनिया से, ये हम लोग जो लेते हैं
एमाइन, एमाइन। और उसके बाद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका हम लोग यूज करते हैं कार्बोनील। ये इसको हम लोग कार्बन मोनोसल्फाइड, कार्बन मोनोसल्फाइड, मोनोसल्फाइड का हम लोग यूज करते हैं। ये थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। उसी तरह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोसील। और ये यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोसल्फाइड, या मोनोऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन मोनोसल्फाइड, तो इसको हम लोग कहेंगे थायोनाइट्रोसील, थायोनाइट्रोसील, इस तरह से। और ये जो होगा ये तो कॉमन है ना, न्यूट्रल लिगैंड्स। अब कुछ जो होता है यहाँ पर अनकॉमन, अनकॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स, अनकॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स। इसका जो नाम होगा, ये जो उसका कॉमन नेम और यही इसका नेम एज लिगैंड, ये नेम एज लिगैंड, ये सेम हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो अनकॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स, जैसे कभी कभी ये मिलेगा, जैसे NH2 और NH2, ये हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन ये है, तो यहाँ भी क्या होगा, उसका हाइड्राजीन ही यूज करेंगे, है ना। उसी तरह से अगर हम लोग CH3NH2, ये कभी कभी मिलेगा आपको, तो मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एज इट इज़ वही नाम ले लेंगे, मिथाइल एमीन। अगर हम लोग यहाँ CH2NH2, इसको CH2NH2, तो इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन को शॉर्ट में EN से लिखते हैं, इथिलीन डायमीन। लेकिन इसके लिए हम लोग लिखते हैं ये इथेन, या IUPAC नेम इथेन 1,2 डायमीन, ये लिखेंगे हम लोग। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर P, ये जो PH3P, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नाम है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सेम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर ये CH2, ये NH2, फिर CHNH2 और CH3, इसको हम लोग ऐसे प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डायमीन कहते हैं, प्रोपिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में PN से लिखते हैं। लेकिन इसको हम लोग प्रोपेन 1,2 डायमीन, जो IUPAC नेम है, वो लिखेंगे। और अगर यहाँ पर CH2, यहाँ पर इसी तरह से अगर CH2NH2, फिर CH2, फिर CH2 और NH2, ऐसे अगर लेते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको TN से लिखते हैं, है ना। और इसको लिखते हैं ये प्रोपेन 1,3,
1,3 डाईएमीन। इस तरह से ये जो न्यूट्रल अगर होगा कोई भी, ऐसे न्यूट्रल में मान लीजिए यहाँ पर उसके अलावा, जैसे हम लोग यहाँ अगर ये ऐसे लिए तो ये इसका नाम है पायरिडीन, तो पायरिडीन है तो इसको एज लिगेंड भी हम लोग लिखेंगे पायरिडीन। जो अनकॉमन है उसका नाम एज इट इज हम लोग लिखेंगे, यह IUPAC नेम है, और जो कॉमन है उसके लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है। अब हम लोग इसमें लेते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव लिगेंड्स जो बहुत कम होता है, पॉजिटिव लिगेंड्स है ना, हम लोग इस तरह से इसका हम लोग लेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स। अब ये पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड में बहुत कम है, फिर भी NO+, इसको नाइट्रोसोनियम कहते हैं, नाइट्रोसोनियम। और अगर NH2 और NH3 ये भी होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। इस तरह से ये पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम है, ये दोनों ही मिलता है जनरली, है ना, ये भी बहुत कम ही मिलेगा। तो इस तरह से ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ये लिगेंड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम्स। ठीक है।